हाल ही में संदीप माहेश्वरी के एक बयान से जिसे संस्कृत को लेकर का बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो गई। बात सिर्फ संदीप माहेश्वरी की है या उन सभी पढ़े लिखों को लेकर है जिन्होंने कहीं ना कहीं संस्कृत को अनदेखा किया है। संस्कृत को महत्वहीन बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, जबकि हम सब जानते हैं कि संस्कृत लगभग सभी भाषा की जननी है और आज आधुनिक युग में कई सारे खोज के आधार को देखा जाए तो संस्कृत में लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं। फिर भी संस्कृत को आधारहीन और महत्वहीन बनाना किसका काम है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत का वेटेज लोग धीरे धीरे कम करते चले गए, अपने बच्चों को साइंस की तरफ फोकस करते गए, जबकि हम सब जानते हैं कि साइंस भी कहीं ना कहीं संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ से उत्पन्न हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों? आइए इन सब चीज़ के बारे में हम जानते हैं एक युवा ज्ञाता पंडित गोविंद आचार्य से, जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उनकी राय विचार क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा का लुप्त होना और अस्तित्वहीन होते जाना यह मेरे विचार में बिल्कुल निराधार है। आपको बता देना चाहूँगा कि ये विश्व प्रसिद्ध है और विश्व में मान्य किया गया है कि प्रत्येक भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह है संस्कृत, और विश्व की जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। नहीं, आप लोग पढ़ते होंगे या जो भी लोग बहुत सारे कंपटीशन के प्रतियोगिताओं की तैयारियां करते हैं वे भी जब पढ़ते हैं, मैंने देखा है कि एक लूसेंट का ये आता है सामान्य ज्ञान, उसमें जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय में ही इस पर में विचार किया गया है, वेदों को लिया गया है और उसमें कहा गया है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो वह है ऋग्वेद। और मेरे समझ से यह वेद जो है वह पूर्णतः संस्कृत में लिखी हुई है। उसका भाषा जो है वह वेद का जो भाषा है वह है संस्कृत। संस्कृत को हम निराधार नहीं कह सकते हैं। अब रही बात कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, लोग आधुनिक युग में जा रहे हैं, लोग आधुनिक युग में चले जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो प्राचीनतम समय में हम जिस परिधान को धारण करते थे वह परिधान भी धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उसी परिधान में आते हैं। जैसे कोई भी अगर वैसा कार्य करना हो जो सांस्कृतिक कार्य हो तो हम उस परिधान की ओर वापस लौट जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए संस्कृत अत्य आवश्यक है। और ये धीरे धीरे प्रायः लोग देख रहे हैं कि यह लुप्त होता जा रहा है। ऐसे नहीं है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जितने ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में संस्कृत के लिखे गए हमारे भारत में, इससे कहीं भी कम नहीं पूरे विश्व की दूसरी भाषाओं में, जैसे जर्मन में, जैसे कि और अंग्रेजी भाषाओं में अनेकों विद्वान ने इस संस्कृत का अनुवाद करके उसको अपने सौकर्य मूलता की दृष्टि से उसको अपने भाषाओं में लिखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत बिल्कुल अस्तित्वहीन होते जा रहा है। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि लोग संस्कृत की तरफ से अभिरुचि कम कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है संस्कृत के प्रति रुझान कम होने का प्रमुख कारण है लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे हमारी संस्कृति क्या थी, पूर्णतः परिधानों में चलना, पूर्णतः अच्छे वस्त्रों में चलना, मनुष्यों की मौलिक जो आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और मकान। आज लोग जब अपने मकान को छोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा मकान छोड़ रहे हैं, होटल में जाकर के रह रहे हैं, तो क्या वो अपनी अस्तित्व को पकड़ के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। आपने देखा होगा लोग भोजन के लिए आज अपने घर की भोजन को छोड़ दे रहे हैं और बाजार से भोजन मंगवा करके उसका भोजन कर रहे हैं, तो क्या कैसे वो अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं? उसी प्रकार हमारी भी भाषाओं को लोग धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। यह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा यह भाषा। अब कपड़े की बात करता हूँ। अब देखिए कि हमारी परिधान जो इतनी सुंदर हुआ करते थे, आज लोग क्या करते हैं कि ये फटे पुराने जैसे कपड़े को धारण कर रहे हैं, तो उसकी संस्कृति कहाँ रहेगी? तो प्राचीनता को खत्म करते हुए नवीनता की ओर जो लोग जा रहा है, इससे हमें लग रहा है कि हमारी संस्कृति का और हमारे संस्कृति का ह्रास हो रहा है। बात सोचनीय है। लगभग हर धर्म, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, अपने ग्रंथ को नैतिकता का आधार बनाकर उसकी दीक्षा देता है।
फिर हिंदू धर्म में जिसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए, जिसकी संस्कृति के बारे में बात की जाए, तो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। जहाँ वेद और उपनिषद को मान्यता दिया जाता है, उसकी दीक्षा क्यों नहीं? आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित गोविंदाचार्य से कि क्या यह इतना कठिन है वेद की या उपनिषद की दीक्षा पाना? क्या इसे सुलभ बनाया जा सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि अन्य धर्म वालों ने, अन्य धर्मों के शिक्षा का जो स्तर है वह प्राथमिक स्तर पर लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पढ़ाई करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ इस संस्कृत को या वेद उपनिषदों की ज्ञान प्राथमिक स्तर पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ का जो संविधान है वह एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मानता है। तो इस धार्मिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए उनके पास कोई नीतियाँ नहीं होती, कोई भी नीतियाँ नहीं होती उनके पास। और दूसरे धर्मों के ग्रंथों का अवलोकन लोग अपने अपने व्यवस्थाओं से कर रहे हैं। रही बात हमारे धर्म ग्रंथों के, हमारे संस्कृत की, तो लोगों के बीच एक अवधारणा सी बन गई है, लोगों के बीच एक ऐसी अवधारणाएं बन गई है जो कि बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, कि संस्कृत एक विशेष धर्म और विशेष जाति की भाषा बन के रह गई है। ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं, और लोग इस मान्यताओं के आधार पर अपने बच्चों को, यहाँ तक अभिभावक अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि हमारे संस्कृत दुनिया को क्या नहीं दिया है। आज जितनी भी कल्पनाएं दी गई है, जितने भी कल्पनाएं दी गई हैं, उस कल्पना ही मान लेंगे संस्कृत ग्रंथों को, तो कल्पना के आधार पर लोगों ने इतने रिसर्च किए हैं, इतने शोध किए हैं। आप जानते हैं रिसर्च का क्या मतलब होता है? जानते ही होंगे। री मतलब दोबारा और सर्च मतलब खोज करना। दोबारा खोज कर रहे हैं, सर्च कोई नहीं कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं? हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों से कर रहे हैं, हमारे वेदों से कर रहे हैं, हमारे उपनिषदों से कर रहे हैं। पुष्पक विमानों की चर्चा की गई रामायण में, और उस पुष्पक विमान पर में लोगों ने रिसर्च किया और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया, फिर उसको विमान के रूप में विकास किया। बड़े बड़े मन की गति से चलने वाले विमानों की का वर्णन हमारे संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, वेदों में किया गया है, उपनिषदों में किया गया है। उसके आधार पर लोगों ने आज वैसे गति की परिकल्पना करके राफेल जैसे बहुत ही भयानक क्षमता वाले और स्पीड वाले, द्रुत गति से चलने वाले विमानों की रचना कर डाली है, कल्पना मान करके ही। लेकिन कल्पना देने वाला भी ग्रंथ यदि कोई है तो वह है संस्कृत है, कल्पना देने का मात्र का। और कल्पना जब तक मनुष्यों में नहीं आएगी, कल्पना शक्ति जागृत नहीं होगी, तो इच्छा शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकती है। ये मेरा मानना है, और ये मेरा मानना नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। रही बात हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो अभिभावक ये सोच ले रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने से हमारे बच्चों का आय नहीं चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। आप मुझे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अपनी जीवनी एक छोटे से शब्दों में, कि मैं एक साधारण से परिवार से आ कर के और संस्कृत पर मैं अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, और सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात आज मुझे अपनी बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज संस्कृत के क्षेत्र में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और उस स्वर्ण पदक के प्रभाव से आज किसी भी संस्थान में मैं 1 घंटे के लिए जाता हूं कहीं भाषण देने के लिए संस्कृत में, तो अच्छी खासी आय हो जाती है, वहां से अच्छी खासी आय हो जाती है। अब रही शिक्षा का स्तर, जब तक नौकरी करना होगा तो केवल नौकर पैदा होंगे, केवल और केवल नौकर पैदा होंगे। यदि नौकरी करने के लिए हमारे देश के हमारे ऋषि मुनियों ने यदि संस्कृत पढ़ा होता, तो आज चरक जैसे महान चिकित्सा शास्त्री, सुश्रुत जैसे महान चिकित्सा शास्त्री, पतंजलि जैसे महान योगाचार्य, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, रामानुजम जैसे महान गणितज्ञ का जन्म और उनका अस्तित्व नहीं आता हमारे समाज के सामने। इसलिए संस्कृत को पढ़ाना हम अभिभावकों का कर्तव्य बनता है, और संस्कृत जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी ग्रंथों में, संस्कृत के अलावे किसी भी ग्रंथों में नैतिक शिक्षा तो है ही नहीं। आपको मान के चलना पड़ेगा, पंचतंत्र हो या हितोपदेश हो या फिर नीतियाँ हो या फिर चाणक्य नीति हो, ये सभी संस्कृत में, मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं। जैसे कि आपको मैं एक श्लोक बता देता हूँ कि कहा गया है कि
मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। और ज्ञानी कौन है? जो मातृ के समान दूसरे की पत्नियों को देखे, दूसरे के द्रव्य को ढेले के समान समझे और अपने समान संपूर्ण विश्व को समझे, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। और आज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन लोग ये ज्ञानी बनना नहीं चाह रहे हैं, केवल और केवल नौकरी करने वाला बनना चाह रहे हैं। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज कल ही हम लोग संस्कृत दिवस मनाए हैं। हमारे विश्व में संस्कृत दिवस मनाई जाती है केवल और केवल कब? डेट नहीं, संस्कृत दिवस का कोई डेट नहीं है, वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार से चलता है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार से श्रावण मास की जब रक्षाबंधन का तिथि आता है, तिथि आती है जिसको बोलते हैं श्रावण पूर्णिमा, उस दिन का जो तिथि है, उस दिन का जो समय है, वही कहलाता है विश्व संस्कृत दिवस। और आज संस्कृत की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल ही संस्कृत में क्या किए हैं? एक ट्वीट किए हैं। हमारे वेंकैया नायडू संस्कृत के संवर्धन के लिए एक ट्वीट किए हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको जो है, और हम लोग संस्कृत को, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक नए बिंदुओं को बता रहा हूँ कि भारत में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो हमारा वैज्ञानिक शोध क्षेत्र हो जिसको हम लोग भाभा कहते हैं, वैज्ञानिक शोध क्षेत्र हो, या फिर राष्ट्रपति भवन हो, या फिर हमारे अशोक स्तंभ हो, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, सबका जो प्रमुख स्लोगन है वह संस्कृत में है। सबका, प्रत्येक भारत के प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर के सामान्य क्षेत्र तक का जितना भी है। लेकिन हम संस्कृत की ओर अपनी अभिरुचि कम कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण है, हमारे समाज का दायित्व है कि हम प्रत्येक बच्चों को संस्कृत की ओर अभिप्रेरित करें। माता की ओर यदि अभिप्रेरित नहीं करेंगे, भाषाओं की माता की ओर, तो भाषा का अस्तित्व विहीन होता चला जाएगा। यही मैं आज कहना चाहूँगा।